नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मैनपाट में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ शिवराज सिंह ने मौलश्री का और तावड़े ने रुद्राक्ष का पौधारोपण किया। शिविर स्थल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद अरुण साव और ब्रज मोहन अग्रवाल ने नेताओं का आत्मीय स्वागत किया। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मैन पार्ट से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान और तावड़े ने यहां पौधारोपण किया। रुद्राक्ष का भी यहां पर पौधारोपण किया गया है। मुख्यमंत्री समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री की भी यहां पर मौजूदगी रही और इसके अलावा तमाम नेता मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी भी यहां पर रही, जहां पे यहां पौधारोपण भी किया गया। और खबर बिलासपुर से है, जहां कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जन दर्शन में दूरदराज से आए लोगों को उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जन दर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। वहीं कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही साथ ग्राम पंचायत मस्तूरी निवासी एक व्यक्ति ने कलेक्टर के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए आवास मित्र के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया, जिस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इस संबंध में आवश्यक जांच करने के लिए निर्देश दिए। डोंगरगढ़ के प्रतिष्ठित खालसा पब्लिक स्कूल से शिक्षिका की बर्बरता का मामला सामने आया है। एक 13 साल के सार्थक नाम के 7वीं के छात्र ने क्लास में शिक्षिका की बात दोबारा पूछ ली। जवाब देने के बजाय शिक्षिका ने छात्र को थप्पड़ जड़ दिए, जिससे छात्र की सुनने की शक्ति चली गई। लेकिन स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। घटना 2 जुलाई की है, जब बच्चे ने घर पहुंचकर परिजनों से कहा कि उनमें कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है और जिसके बाद परिजन घबरा गए और फौरन डोंगरगढ़ अस्पताल लेकर दौड़े। डोंगरगढ़ अस्पताल में जांच के बाद भी जब कोई सुधार नहीं हुआ तो बच्चे को राजनांद गांव ले जाया गया, जहां भी सार्थक की सुनने की शक्ति वापस नहीं आई। जिसके बाद बच्चे को रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं परिजनों की माने तो अब तक सार्थक को सुनने में लगातार परेशानी हो रही है। भी हमारे यहाँ खालसा पब्लिक स्कूल है, वहाँ का एक बच्चा है सार्थक सहारे। उसके पेरेंट्स आए थे। उनका कहना है कि किसी शिक्षिका ने उसके गाल में एक थप्पड़ मारा है, उसकी वजह से सुनना। अभी तो ये संज्ञान में आई है ये घटना। अभी हमारी जांच कमेटी बनेगी, जांच कमेटी जांच करेगी। जांच करने के बाद जो भी निकल के आएगा उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 2 तारीख का केस है, बुधवार का। हमारा बच्चा और इनका बच्चा सार्थक सहारे और आयुष गजभिये, ये दोनों बच्चे एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एसएसटी का पीरियड चल रहा था। एसएसटी की मैम क्लास में मौजूद थी। बच्चे को बुक निकालने के लिए बोला गया, बच्चा सुन नहीं पाया, थोड़ा सा डिले हो गया और बच्चे ने मैम से रिप्लाई कर दिया कि मैम आप क्या बोल रहे हैं। मैम ने तुरंत बच्चे का नाम लिखा और इंचार्ज मैम, जो कि जिनका नाम प्रियंका सिंह है, उनके पास सीधा नाम लेकर के चली गई। बच्चे को कॉरिडोर में लाया गया। सामने में 3-4 झापड़ कंटिन्यू मारा गया है, जिसको देख करके बाकी बच्चे भी सहम गए हैं, जो मेरा बच्चा खुद गवाह है इस बात का। उसके बाद बच्चा घर में आया है, पेरेंट्स लोग उससे बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तो पेरेंट्स लोग डर के उसको डॉक्टर के पास ले गए हैं, जहां डॉक्टर ने क्लियर किया कि इसको किसी ने मारा गया है, मतलब कान में मारा गया है। मैं अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए यहाँ आई थी और वहाँ पे टीचर ने उसको 4 थापड़ मारा है और पूरा उसका कान से बिल्कुल वो सुन नहीं पा रहा है।
को यहाँ टीचर ने मारा है और प्रियंका सी नाम है उस टीचर का। आपके बच्चे का नाम क्या है? सार्थक सहारे, कौन सी क्लास में पढ़ता है? 7th A4 में। वो बुक निकालने में उसको देरी हो गई करके, वो शोरगुल चल रहा था क्लास में, लेकिन वो सुन नहीं पाया उसमें। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 53 में एक दर्दनाक हादसा हो गया और शहर के आर नगर चौक में सुबह एक तेज रफ्तार बेकाबू बस के चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि महिला और पुरुष दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए। और हादसे के बाद मौके पर लोगों ने भीड़ लगा दी और किसी तरह दोनों के इलाज के लिए पेंड्रे के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि पुरुष को भर्ती कराया गया है। सवेरे करीब 8:30-9 बजे के लगभग एक त्रिलोका यादव पिता सावंत यादव उम्र 28 वर्ष निवासी बुढ़ान छापर बोर तालाब क्षेत्र के रहने वाले थे। अपने मोटरसाइकिल से अपने बहन के लड़के के साथ बीएड की परीक्षा दिलाने राजनांदगांव आ रही थी। इसी दौरान पीटीएस आरके नगर चौक के पास जैसे सिग्नल हरा हुई, उस टाइम अपने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाया और रॉन्ग साइड से आ रही एक बस, स्कूल बस थी, उससे जाके टकरा गई, जिससे महिला गिरने से उसके नाक में सर में चोट आने से। मैनपाट में 7 जुलाई से प्रदेश बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया, तो वहीं आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है, जहां विधायक सांसदों के योग व्यायाम के साथ इसकी शुरुआत हो गई है और दूसरे दिन विधायकों और सांसदों ने योग अभ्यास किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विधायकों और सांसदों ने योगाभ्यास किया है। नेताओं के प्रशिक्षण का शिविर का ये दूसरा दिन है और इनके साथ तमाम लोगों की भी मौजूदगी रही, जहां सभी यहां पर योग का अभ्यास करते हुए नजर आए, व्यायाम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनपाट में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने किया। इस शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत में पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विधायकों और सांसदों ने योगा अभ्यास किया। आपको बता दें कि पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिव प्रकाश, अजय जम्वाल और पवन शाह ने प्रशिक्षण दिया। साथ ही केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया और उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों और विधायकों से के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरणदेव सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर में बिजली समस्याओं को लेकर विद्युत विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए.के. अभ्यास में मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी रोकने की मांग की। अभ्यास ने आश्वासन दिया है जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और शुल्क बढ़ा तो उसका असर न्यूनतम रहेगा। प्रतिनिधि मंडल के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और बिलासपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जन समस्याओं पर जोर दिया गया है। बिजली की दर बढ़ोतरी पर भी रोक की मांग की गई है। तमाम समस्याओं को समक्ष रखा गया है। जन समस्याओं पर हालांकि आश्वासन दिया गया है कि तमाम जो समस्याएं हैं वो जरूर सुनी जाएगी। आम आदमी पार्टी ने बिजली संबंधी यहां पर ज्ञापन सौंपा है, जहां बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर भी शिकायत की गई है और हालांकि आश्वासन मिला है कि सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा।
राजनांदगांव में मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल गंज चौक गुड़ाखू लाइन जिला अस्पताल के क्वार्टर भी सालों पुराने जर्जर भवन की तरह बन गया है, लेकिन नगर निगम की नींद अब तक नहीं टूटी। जानकारी के मुताबिक गंज चौक में केंद्र सरकार द्वारा बनी 10 दुकानों को और ऊपर 10 मकानों वाली बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। दीवारों में दरार होने की वजह से छतें टपक रही हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि इन भवनों को लेकर अब तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। निगम का रवैया उदासीन बना हुआ है। शहर में ऐसे दर्जनों मकान और दुकानें हैं जो कि जर्जर स्थिति में हैं और उनसे अब भी लोग रह रहे हैं। तो राजनांदगांव से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं, छतें जो है वो टपक रही हैं। जर्जर मकानों में रहने के लिए लोग मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा मौसम का जो मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। बारिश लगातार हो रही है। इसमें अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जर्जर भवन है, इन्हें इंजीनियर्स के माध्यम से चिन्हांकित कराया जा रहा है और उन्हें सूचना भी दी जाएगी और यदि वो रिहायशी क्षेत्र है और रहने अयोग्य है तो उसे अयोग्य भी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश की वजह से जर्जर मकानों में छत टपक रहा है, जिस वजह से लोगों को यहां रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बारिश की वजह से यहां जीना बेहाल हो गया है। लगातार बारिश की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, आवागमन भी जरूर बाधित हुआ नजर आ रहा है और ये जितनी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें जितनी भी मकाने हैं सभी मकानों से पानी टपक रहा है, छत टपक रहा है, जिस वजह से लोग मजबूर में यहां अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से मौसम का मिजाज भी देखिए बदला हुआ नजर आ रहा है। लोगों को यहां रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ लगातार छत भी टपक रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दार्जिलिंग से एक प्रेरणादायक इंटरव्यू जिसमें दार्जिलिंग के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हिमालय के खूबसूरत पहाड़, इन पहाड़ों से टकराते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, सुहाना मौसम। जी हां, हम हैं इस समय एक ऐसे ही शहर में जिसका नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक ऐसा शहर जिसके बारे में सभी जानते हैं और जो भी जानता है वह ज़रूर ये सोचता होगा कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार वह यहाँ ज़रूर आए और उसे आना भी चाहिए। मगर ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ जितनी सुहानी हैं, जितनी आकर्षक हैं, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी हैं। वे लोग जो यहाँ रहते हैं उन चुनौतियों का हर रोज़ सामना करते हैं, मगर फिर भी एक बहुत ही अच्छी, एक सफल लाइफ जीते हैं। आज ऐसे ही मेहमान हमारे साथ हैं श्री राजेश प्रधान जी। तो राजेश जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। आपका जन्म कहाँ हुआ, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा रही और किस तरह से आज आप एक सफल बिजनेसमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन पहाड़ियों में किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए आप बड़े हुए, इन सब बारे में यदि आप हमें बताएं तो शायद हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रवेश जी, तो आपको धीरे धन्यवाद जो आप इतना दूर से आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, इसके लिए। हम इसी दार्जिलिंग का रहने वाला है, तो मेरा जन्म भी इधर हुआ है, मेरा शिक्षक या एजुकेशन ये सब इधर ही हुआ है और हम इधर से वर्षों सालों से रह रहा है। जो सेंट रोबर्ट्स स्कूल से हम क्लास 5 से उधर था, सेंट रोबर्ट्स से क्लास 10 तक उधर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम सेंट जोसेफ कॉलेज में था, सेंट जोसेफ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है, बीकॉम किया है। उसके बाद में काम करने के लिए हम सिक्किम भी चला गया था, हाँ, 2-3 साल आफ्टर माय बीकॉम एग्जाम्स। ठीक है, तो सिक्किम में काम करने के बाद 3-4 साल सिक्किम में काम किया हूँ, गैंगटॉक में। उसके बाद दार्जिलिंग में भी किया हूँ छोटे मोटे। वहाँ क्या काम करते थे? वहाँ पर हम अकाउंट्स दिखता था। हाँ, बीकॉम बैकग्राउंड होने के कारण हम अकाउंट्स ही दिखता था। करीब 10 साल का मेरा अकाउंट्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद में अभी हम सेंट पॉल स्कूल में काम करा है एज ए सेक्रेटरी, हाँ, जो मेरा इस साल 25 साल हो रहा है। हाँ, और मेरा दोनों लड़का लोग, जो बेटा है मेरा, दोनों उधर से पास कर चुका है और एक तो मेरा दिल्ली में है और काम कर रहा है। एक छोटा बेटा यहाँ पर जो है बेंगलोर में, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अभी एडमिशन लिया है, उधर जाएगा। तो जैसा कि इन पहाड़ों में रहना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो इन चुनौतियों ने आपको किस तरह से मजबूत बनाया? जो आम जीवन की परेशानियां होती हैं, जो दुख सुख होता है, उसे हैंडल करने में आपको आसानी हुई? इस पहाड़ में रहने का दूसरा अलग मजा है जी। जो इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, जो आपको फिजिकल फिटनेस भी देता है, मेंटली फिटनेस भी देता है। जैसे यहाँ का जो सुंदरता है, जो फ्रेश हवा है, हाँ, ये आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रखता है। मैं यहाँ डाली फाटक सेवा संघ है, जो हमारा एक सोसाइटी है, उसका सेक्रेटरी बहुत दिन से हूँ, बहुत साल से हूँ। इसलिए कभी भी ऐसा मुसीबत हो या ऐसा कुछ लगा तो हम सभी जन को, यहाँ पर जितना भी एरिया है, सब जन को जाना पहचानता हूँ। तो वो सबको, जिसको भी परेशान हो या हमको भी परेशान हो, हम एक दूसरे को मिलके हैंडल करता है। हम लोग पहाड़ का जो आदमी लोग होता है, हम बहुत ईमानदारी होता है और हमारा नियत बहुत साफ होता है। तो हम लोग का वो झूठ का वो ऐसा कुछ है, वो हमको मतलब अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, हमारा जो है वो किसी को हेल्प करना ही हम जरूरत समझता है। हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है
और हम होम स्टे रन करता है और होम स्टे का नाम है रैम्बलर्स नेस्टिंग होम स्टे, जो मेरा बड़ा बेटे ने रखा है। ठीक है, तो इसका रैम्बलर्स का मीनिंग है कि जो मतलब जो गेस्ट रहने का जगह ढूंढते ढूंढते आएगा, हाँ, उसके लिए वो एक मतलब नेस्ट जैसा है। हाँ, एक होम है। होम फार अवे फ्रॉम होम। देश विदेश से लोग आपके होम स्टे में आते हैं, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ठीक है, इसमें हमको ऐसा मौका मिलता है कि यहाँ पर दुनिया भर का लोग आता है, जैसे इंडियन भी आता है, फॉरेनर्स भी आता है। तो हम वो मतलब बिजनेस इंटरेक्शन जो होता है, मतलब हमारा रहन सहन का, वो लोग का रहन सहन का, तो इसमें बहुत मज़ा आता है और कुछ सीखने को भी हमको मिलता है। जो होम स्टे या होटल में बहुत डिफरेंस होता है। होम स्टे में हम लोग साथ में रहता है, हाँ, जो एक बिल्डिंग है वो साथ साथ में रहता है। तो हम किसी भी जो भी गेस्ट आता है तो उसके मतलब जितना भी फ्री टाइम है हमारा, जब स्कूल जाएगा सुबह जाने के आगे हम गेस्ट से बात करता है, उसका क्या है, कैसा है, क्या चल रहा है, उसका कहाँ घूमने कहाँ जाना है, तो हम वो सब मिला के जाता है इसको। वो लोग का साइट सीइंग क्या करना है, कहाँ पर जाना है, हाँ, और स्कूल होके हम जब बाद में स्कूल से आता है तभी वो लोग भी साइट सीइंग करके घूम घाम करके आता है, तो वो लोग का फीलिंग्स कैसा होता है, हाँ, वो लोग को कैसा महसूस हो गया ये सब देखने में, तो ये आप जानने में बहुत अच्छा है। कोई जितना भी है आपका यहाँ पर जो गेस्ट आए सब खुशी हुआ है, क्योंकि अब जैसे होटल में कोई भी गेस्ट जाता है तो मालिक को तो पहचानता नहीं है, मालिक तो दिखता ही नहीं है, लेकिन होम स्टे में हम मालिक भी है, हम यहाँ का सर्वेंट भी है, क्योंकि हम सब मिलके काम करता है। इसमें मेरा जो वाइफ है सविता, सैवी बोलता है हम उसको निकनेम, तो हमको बहुत हेल्प करता है। 90% वही करता है। हमारा काम है थोड़ा मैनेजमेंट करना है, हाँ, बुकिंग लेना है और गेस्टों के साथ बात करना है, क्योंकि वो तो बिजी रहता है अपना स्टाफ के साथ दूसरा फील्ड में, तो इसीलिए मेरा वाइफ को ये 90% श्रेय उसको जाता है। Namaste everyone. I am Mrs. Savita Pradhan. I am the co-owner of the Ramblers Nesting Homestay. At present I am looking after this homestay and I am very happy and satisfied looking after this property. Excited to share our culture, knowledge from my hometown, from my community as well. The motto of my life is to make people happy and to be happy myself also. Okay, so physically we don't need any over exercise here. Our daily up and down makes us stronger. Living standards now at present is very high, isn't it? Very high. Everybody, I can see even in Darjeeling, our children living in a high standard. Okay, and regarding living standard, I don't want to say anything. Okay, because it's their choice. Even some people, even if they are very rich, wealthy, they don't want to live in like a high-profile life, isn't it? Whatever they are satisfied, isn't it? And some people, poor people, even if they don't have anything, they want to live a high, like a high-profile, well-dressed up, isn't it? Grooming themselves day by day, isn't it? So I don't want to, talk about their standard of living. What I want to say is, wherever you are, whatever you do, whatever way you live happily and give positive vibes to the others. If you yourself are not happy, not satisfied, then what can you donate or impart to others, isn't it? Be honest to yourself, hardworking, well determined, that is the motto of happy life. According to me, that is what I do, isn't it? I am very self-determined. If I want to do this, I will do anyhow, isn't it? But that should be a positive and a good, not harming other people, isn't it? If my determination harms to somebody else, then that is vain. That is just hypocrisy, isn't it? So whatever
And if I'm doing the sweeping work also, I must do honestly. It's not that I'm doing wherever people can see. I must do to the nook and corner of the house, because it has to be clean thoroughly, isn't it? It's not that wherever people see, I'll sweep there only. So that is not honest work. I'm sweeping means I must sweep properly and nook and corner of the house, isn't it? So that everywhere it remains safe. I mean, hygiene, to maintain hygiene, and what? At the same time, I may beautify environment also. No? If it is untidy, not hygiene, then your environment looks untidy, isn't it? You're harming. There will be so many things happening around if the place is not clean, isn't it? Illness, disease start from there. Honesty, service and determination should be the motto of your life, to make yourself happy and to make people happy around you. This is the motto of Mrs. Pradhan and of course Mr. Pradhan. जब कोई मेहमान पहली बार आपके होम स्टे में आता है, तब वो पहली फीलिंग क्या होती है कि नहीं, ये बिजनेस में देखिए गेस्ट भी आपका तरह का आता है, कोई बहुत अच्छा आता है, कोई बहुत मतलब वो लोग का नेचर तो आप चेंज नहीं कर पाएगा, एक ह्यूमन नेचर होता है तो उसको तो अभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो जो थोड़ा नेचर में फर्क होता है उसको भी हम ठीक करता है। अच्छे से हमारा जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम उसको बात करके उसको सिखा के कैसा है क्या है करके उसको भी थोड़ा अच्छा महसूस करवाता हूँ। लोगों से मिलकर उनसे बात करके आपको क्या लगता है, क्या उनमें किसी प्रकार के सुधार की जरूरत आप महसूस करते हैं उनकी सोच में, कि उनका जीवन और आसान हो सके? आजकल जो लोग हैं वो व्यस्तता के कारण उसका इतना टाइम नहीं है, अपना ही मतलब अपना ही ध्यान में रहता है, तो दूसरे के लिए कुछ मतलब सोने का उसको टाइम नहीं मिलता है। और ये आपका क्या बोलता है, ये सोशल मीडिया ये देखने में सब बिजी होता है, तो आप एक घर में भी रहता है, सब मोबाइल में बिजी होता है, तो इससे थोड़ा मानसिक तनाव हो जाता है। वो लोग को जैसे ये दार्जिलिंग घूमना आना चाहिए, यहाँ का जो फ्रेश हवा है, थोड़ा एक हफ्ता 2 हफ्ता के लिए घूमना आना चाहिए, तो थोड़ा वो लोग का जो बिजी शेड्यूल है उससे भी थोड़ा छूट मिलता है। और यहाँ का जो सौंदर्य है, जो ब्यूटीफुल जो दार्जिलिंग में इतना अच्छा है, सुंदरता है, सुंदरता है, और जो फ्रेश एयर मिलता है आपका, वो थोड़ा लेके वो लोग का थोड़ा तनाव दूर कर सकता है। आप बिजनेस से भी जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, समाज में भी आप अच्छा योगदान देते हैं, तो आपको क्या लगता है किसी इंसान की ईमानदारी, उसकी नेक नियत और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की जो भावना होती है, उससे क्या उसको जीवन में सफल होने के लिए मदद मिलती है? इसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मानवता दर्शाता है इससे। एक दूसरे को जो आप हेल्प करता है, एक दूसरे का जो मन का जो तनाव है, मेंटल प्रेशर होता है, ये दूर करने में मतलब आपको वो वर्षों तक याद करता है। आप एक कोई गेस्ट थोड़ा तनाव में आ जाता है तो आप उसको खुश करके आप भेजता है, तो आपको ये ना वर्षों तक याद रहता है, तो उसके टच में रहता है आप लोग। हम इसके टच में रहता है, वो फोन करता है, वो दूसरा नया गेस्ट भेजता है, तो हम ये बिजनेस करके ना बहुत खुश है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, लेकिन एक जो इंटरेक्शन होता है गेस्ट के लिए, उसके लिए भी है। तो मित्रों, यही वो बात है जो हर इंसान को ऊंचा उठाती है, हर इंसान के जीवन को और भी सुहाना और हसीन बनाती है, इन वादियों की तरह। जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि दूसरों के लिए जिस तरह से ये सोचते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।